हेलो, नमस्ते। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बताने जा रही हूँ कि इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे पहला चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड मैटर्स क्या होते हैं। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। उसमें हम उसकी जो भी थ्योरी दी हुई है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, यानी कि थॉमसन्स मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, रदरफोर्ड्स मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, बोहर्स मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और न्यूट्रॉन्स वगैरह, ये सब इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, यानी शेल, ये ऑर्बिट्स है, दिस इज ऑर्बिट्स। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, देन आइसोटोप्स एंड देन पढ़ेंगे आइसोबार्स के बारे में। उसके बाद में हम करेंगे एक्सरसाइज इस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पिछले चैप्टर में हमने इससे पिछले वाला जो चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था कि जो एटम है, यानी कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स जो पोस्टुलेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो एटम है वो इनडाइविजिबल है, यानी एटम को नहीं तोड़ा जा सकता। और अगर हम मतलब मैटर को अगर हम तोड़ते हैं तो वो किस में टूटता है, मान लो उसका जो छोटा से छोटा पार्टिकल होगा वो कहलाएगा एटम। लेकिन जो एटम भी है डाल्टन्स ने कहा था उसको नहीं तोड़ा जा सकता, यानी कि एक तरह से बोल सकते हो कि जो सबसे छोटी यूनिट हो गई किसी भी मैटर की अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स वो क्या हो गई, वो हो गई एटम। बट क्या ऐसा सच में है कि एटम को और छोटे पार्टिकल में नहीं तोड़ा जा सकता है, या फिर जो एटम है वो इनडाइविजिबल है, ओके, या फिर कह सकते हो एक तरह से उसको और कट नहीं किया जा सकता। तो क्या ये बात सही है कि जो एटम है वो इनडाइविजिबल पार्टिकल है, मतलब और छोटे पार्टिकल्स में एटम को नहीं तोड़ा जा सकता, क्या ये सच है? तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या ये बात सच है या नहीं है कि जो एटम है उसको और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जा सकता है या नहीं। इसके अलावा इसमें कहा गया कि जो भी एक एलिमेंट्स, एक तरह के जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि उनके जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे, यानी कि आइडेंटिकल होंगे, यानी दो ऑल द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। ओके, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि वो आइडेंटिकल ही होते हैं जो एक एलिमेंट के एटम्स हैं, और दूसरा जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम वो डिफरेंट होंगे। तो ऐसा क्यों होता है वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है कि एक एटम्स के एक ही तरह के एलिमेंट है, मींस एक एलिमेंट के एक ही तरह के एटम्स हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट तरह के एटम्स हैं। ठीक है, एंड एटम्स को नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ओके, ये तो उसके पोस्टुलेट्स हैं जो आपने पढ़े हैं। और जो कंपाउंड्स है उसमें जो भी आपस में एटम्स अटैच्ड होते हैं, लगे हुए होते हैं, वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से। तो ये तो पोस्टुलेट्स थे जो आपने पढ़े थे। और क्या कौन से पोस्टुलेट डॉल्टन के सही हैं, कौन से गलत हैं, क्या क्या थ्योरी दी हुई है जो एटम्स के बारे में, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा क्या है, 19th सेंचुरी तक क्या हो गया था जो भी एटम है उसके बारे में कि वो कैसा पार्टिकल है, वो डाइविजिबल है या नहीं है, यानी कि इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं या नहीं होते हैं, वो 19th सेंचुरी के एंड तक ये बता दिया गया था ऑलमोस्ट। क्योंकि काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए इस जो एटम्स हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि अपना ये क्या कह सकते हैं आप, रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया, थॉमसन ने दिया, बोहर ने दिया, बहुत सारी थ्योरी आई हैं इसके बाद में। तो हम वन बाय वन जो आपके उसमें दी हुई है सिलेबस में वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं कि जो एटम है तो उसमें क्या होता है, चार्ज होता है या नहीं होता है। जैसे आपने देखा हो कि अगर बलून है और बलून को आप क्या करो, एक रोड, मतलब जो फूला हो बलून है, आप एक रॉड लो, ग्लास रोड लो, और ग्लास रोड को क्या करना है, उसको रब करना है। ठीक है, किस पर, सिल्क के क्लॉथ पर। तो सिल्क के क्लॉथ पर ग्लास रोड को रब करके देखिए। रब करने के बाद थोड़ी देर बाद उसको जब आप बलून के पास में लाएंगे तो बलून वहां पर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा उस ग्लास रोड से। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम सरफेस पर रब कर रहे हैं किसी भी मैटर को तो चार्ज जनरेट हो जाता है मैटर की सरफेस के बीच में। तो उस चार्ज की वजह से वो चार्ज लेकिन जनरेट क्यों हो रहा है, क्योंकि यानी कि जो एटम है वो सबसे छोटा पार्टिकल अगर है तो उसमें चार्ज क्यों जनरेट हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो उस एटम के अंदर भी है जिसकी वजह से, क्योंकि एटम तो क्या है, न्यूट्रल है, लेकिन जब हम उसको मैटर को रब करते हैं तो चार्ज पार्टिकल्स
यानी चार्ज जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से वो जो बलून है उस पर जो ग्लास रोड है वो स्टिक कर जा रही है। इसके अलावा क्या कहते हैं, यानी कि उसमें क्या हुआ, हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उस एटम के अंदर भी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो चार्ज जनरेट हो रहा है। मतलब एक तरह से जब सरफेस को रब कर रहे हैं और उसकी वजह से जो बलून है उसके साथ में जो ग्लास रोड है वो स्टिक कर जाएगी। इसके अलावा और एक एग्जांपल है, जैसे कि हम अगर कॉम्ब लें या फिर स्केल ले लीजिए और उसको अगर हम अपने हेयर पे रब करें तो क्या होता है, हेयर पे रब करने के बाद में अगर हम कोई भी कागज लें और कागज पर उसको इसके पास में लाएं, जो भी रॉड है, मतलब जो भी स्केल है या फिर कॉम्ब है, अगर उसको कागज के पास में लाए तो वो कागज उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, कॉम्ब की तरफ। अभी हम करके देख लेते हैं कैसे अट्रैक्ट होंगे। अब जैसे मैंने लिया हुआ है यहाँ पर कॉम्ब, और मैं इस कॉम्ब से क्या करूंगी, अपने बालों में इस तरह से इसमें जो है जिससे कि इसमें चार्ज जनरेट हो, तो मीन्स तो उसके लिए मैं इसको कॉम्ब करूंगी थोड़ी देर अपने बालों में, जिससे इस पर कुछ चार्ज आ जाए, चार्ज जनरेट हो। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं इसको लेकर आती हूँ कागज के पास में, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये देखिए इस तरह से जो कागज है ये इसकी ओर खिंच के आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। मतलब जब आप ऐसे कॉम्ब करके और क्या करते हैं कॉम्ब में, क्योंकि चार्ज जनरेट होगा और उस चार्ज की वजह से जो कागज है, ये देखिए ये देखिए, ये क्या होंगे, कॉम्ब के पास में आएंगे, यानी उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे चार्ज की वजह से। जो पार्टिकल है यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। ऐसे ही आप बलून के साथ भी कर सकते हैं। अगर बलून लेते हैं तो वहां पर भी क्या होगा, जब मैंने बताया सिल्क के क्लोथ से अगर रॉड को रब करो और उसके बाद में उसको बलून के पास में लेकर आओ, तो वो क्या होगा, बलून, फूला हुआ बलून, ठीक है, तो वो उस पर चिपक जाएगा। इसके अलावा आप बलून को भी रब करोगे सरफेस को और दीवार पर चिपकाने की कोशिश करो तो वो भी चिपक जाएगा। अभी मेरे पास बलून है नहीं इस टाइम पर, वरना मैं आपको वो एक्सपेरिमेंट मीन्स करके एक्टिविटी वो दिखा देती। कॉम वाली मैंने आपको दिखाई है, आप करके देखना, खुद भी करके देख सकते हो कि वो कैसे जो चार्ज की वजह से जो कागज है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं कि जो एटम है यानी वो इनडाइविजिबल नहीं है, उसके भी क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और इसके बाद में न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं किसमें, एटम में, ये हम कैसे कैसे इनकी जो डिस्कवरी की गई वो सब हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, कि कैसे जो एटम्स हैं इसकी थ्योरी दी गई कि इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए। तो अब हम क्या कह सकते हैं, जो एटम है वो क्या होते हैं, वो इनडाइविजिबल नहीं है, यानी कि डाइविजिबल हैं, उनको डिवाइड किया जा सकता है। उसके अलावा क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एटम में, जिसकी वजह से जब हम मैटर है उसको रब करते हैं तो वो चार्ज जनरेट हो जाता है और उस चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, अगर हम किसी और सरफेस के पास मिला रहे हैं तो वो सरफेस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है उस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब मैंने बताया था कि जो डाल्टन्स है उसने अपनी थ्योरी दी, यानी कि पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो कि एटम क्या होता है, क्या मैटर है, मैटर की जो फंडामेंटल यूनिट है, यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स का जो काम करती है। एक तरह से बोल सकते हैं कि बिल्डिंग जो बनती है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स से मिलकर बनती है। तो जो ब्लॉक्स होते हैं यानी कि जो ईंट है वो एक तरह से क्या हो गए, एटम हो गए, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कहलाएंगे, जो बेसिक यूनिट है वो एटम या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसकी थ्योरीज डिस्कस करने जा रहे हैं। डॉल्टन्स थ्योरी आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि एटम्स के बारे में जो जो थ्योरी दी हुई है कि एटम क्या होता है, इनडाइविजिबल होता है, उसको नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, एटम इनडाइविजिबल नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। अब जो पहली ये वाली नेक्स्ट थ्योरी है वो दिया हुआ है थॉमसन्स मॉडल, यानी कि थॉमसन्स ने एक मॉडल दिया था जिसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, इस मॉडल का जो नाम है। इसके अलावा इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो थॉमसन है उन्होंने वाटरमेलन का एग्जाम्पल दिया। आप सब लोगों ने वाटरमेलन को बहुत ध्यान से देखा होगा कि वो कैसा होता है। उसमें जो रेड वाला पार्ट होता है वाटरमेलन में, उसको जो थॉमसन ने एज अ पॉजिटिव पार्ट काउंट किया, यानी कि उसको क्या दिखाया कि वो पॉजिटिव पार्ट है जो वाटरमेलन है, सबने देखा होगा। ठीक है, और उसमें जो सीड्स होते हैं उन सीड्स को जो है थॉमसन्स ने यानी नेगेटिव पार्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव पार्ट में
इस तरह से बिखरे हुए होते हैं जैसे कि वाटरमेलन में जो सीड्स हैं वो रेड वाले पार्ट में बिखरे हुए होते हैं। तो जो वाटरमेलन का रेड वाला पार्ट हो गया वो हो गया पॉजिटिव पार्ट अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स थ्योरी, एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो हो गया कौन सा, जो सीड्स हैं वो हो गया नेगेटिव पार्ट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इस तरह से एम्बेडेड होते हैं। जैसे कि आपने पुडिंग भी खाया होगा, उसमें भी क्या होता है, जो किशमिश वगैरह है वो भी इस तरह से स्कैटर्ड होती है। ठीक है, तो प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं इसको, जो थॉमसन्स मॉडल है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो इस तरह का मॉडल दिया उन्होंने कि स्फेरिकल शेप टाइप की होती है एटम की, और उसमें जो पॉजिटिव पार्ट है यानी ये वाला पार्ट है, ये क्या हो गया पॉजिटिव पार्ट जो ऐसे ही है पूरा का पूरा होल, और जो ये नेगेटिव यानी कि जो सीड्स की तरह मैंने बताया था वो हो गए इलेक्ट्रॉन्स, ये ऐसे बिखरे हुए हैं। यानी थॉमसन्स का कहना था कि जो पॉजिटिव पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स है इस तरह से बिखरे हुए होते हैं, तो जितना पॉजिटिव पार्ट है उतना ही नेगेटिव पार्ट भी होता है, यानी कि जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स है उतना नेगेटिव भी होगा। उसकी वजह से जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, यानी जो स्फीयर है ये पॉजिटिवली चार्ज है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्डेड इन इट, यानी एम्डेड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स किसमें, इस पॉजिटिव चार्ज में। इसके अलावा सेकंड जो इन्होंने बताया था कि द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी जितना पार्ट पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। इसकी वजह से यानी कि इक्वल होने की वजह से जो जो होल ये जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव होगा अगर उतना ही नेगेटिव होगा तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, होल एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ये किसने दिया था, थॉमसन्स ने ये मॉडल दिया था। लेकिन आगे जो भी थ्योरी वो आगे जो एक्सप्लेन की गई उनमें क्या होता है, ये तो ठीक है कि जो एटम है वो न्यूट्रल है, यानी कि जितने पॉजिटिव पार्ट है उतना नेगेटिव पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पॉजिटिव स्फीयर है यानी कि पॉजिटिव स्फीयर में इस तरह से इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड नहीं होते हैं। इसके बाद रदरफोर्ड ने अपना एग्जाम्पल अपना मॉडल दिया, अपनी थ्योरी दी, उसने उसमें एक्सप्लेन किया कि पॉजिटिव पार्ट कहाँ पर होता है और नेगेटिव पार्ट कहाँ पर होता है। उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो सेंटर में होता है, एक जगह से छोटा सा सेंटर में, ठीक है, और जो नेगेटिव पार्ट है वो उसके चारों ओर इस तरह से जो भी पॉजिटिव पार्ट है उसके चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है, एक तरह से बोल सकते हो। तो ये जो थ्योरी है यहाँ तक ठीक है कि होल जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल होने की वजह से जो कंप्लीट एटम है उस पर चार्ज जीरो यानी कि न्यूट्रल होता है, यहाँ तक ये थ्योरी ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो भी रदरफोर्ड्स मॉडल है उसके बारे में डिटेल में अच्छे से, जो भी एक्सपेरिमेंट दिया था रदरफोर्ड में। आई होप ये जो क्लास है आपको समझ में आई होगी, क्लियर होगी। अगर जो लेक्चर है वो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।